कई दिनों से एक आदमी के दांतों में दर्द हो रहा था। जब जब उसको तेज दर्द होता था तब वह मेडिकल स्टोर पर जाता था और वहां से एक गोली लेता था और गोली लेने के बाद आराम से लेट जाया करता था। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि आखिरकार कब तक तुम यूं ही दवा लेते रहोगे, जबकि तुम्हारे पड़ोस में इतना बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम पूरे जिले में है, तुम वहां से दवा क्यों नहीं लेते हो। वह आदमी कहता है कि मेरा पड़ोसी है और लेकिन मेरी उससे कभी बनती ही नहीं है, ना कभी दुआ सलाम होती है, मेरा तो मन नहीं है। मैं तो वहाँ जाऊँगा नहीं। आखिरकार पत्नी समझाती है कि तुम्हारी ईगो ज़्यादा है या तुम्हारे शरीर ज़्यादा है, इसीलिए शरीर को दिखाइए, अपने दांतों को दिखाइए, इलाज करवाइए, बढ़िया डॉक्टर है, फीस ले देंगे, जो भी है, चुपचाप जाकर अपना काम करो। पत्नी अपने पति को डांट बजाकर उस डॉक्टर के पास भेजती है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे जो पहले रिसेप्शन पर वो अपने नंबर लिखवाता है, पर्ची लगवाता है, और उसके बाद फिर उसका जब नंबर आता है तो डॉक्टर साहब उस पर्ची को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भाई तुम हमारे पड़ोस हो, आप सीधे भी आ सकते थे, मैं आपको वैसे ही इलाज कर देता, आपको पर्ची लगवाने की ज़रूरत नहीं थी। ये बात सुनने के बाद उस पड़ोसी को भी बड़ा अजीब लगता है कि डॉक्टर साहब के बारे में तो कुछ अलग ही सुनाता है, यहाँ देखा तो कुछ अलग ही तरह के डॉक्टर हैं। आखिरकार इलाज शुरू हो जाता है और डॉक्टर साहब उसे बड़े अच्छे से इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद जो भी फीस बनती है उसको कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और जब नंबर लिखवाया गया था, जो पहले शुरुआत में पैसे दिए थे, वो डॉक्टर साहब वो भी वापस कर देते हैं, यह कहते हुए कि भाई तुम हमारे पड़ोसी हो और वैसे भी पड़ोस का रिश्ता रिश्तेदारों से और उनके रिश्तों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। जब कभी आदमी परेशानी में होता है और अपने पड़ोसी को याद करता है, यह बात सुनने के बाद पड़ोसी को बहुत अच्छा लगता है। पड़ोसी कहता है कि आप तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हो डॉक्टर साहब, अगर कभी भविष्य में हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमें भी याद कर लेना। वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी के काम आता है। कुछ वक्त बीत जाता है। डॉक्टर साहब उस पड़ोसी से कहते हैं कि यार मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। वो पूछता है कि बताइए क्या हेल्प करनी है। कहता है कि एक कत्ल करना है। डॉक्टर साहब ने कत्ल करने के जब पड़ोसी से बात कही तो डॉक्टर साहब से उस पड़ोसी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक नहीं मैं कई कत्ल कर दूंगा। और वाकई कत्ल कर दिया जाता है, वो भी भयानक रूप से। जब कत्ल का खुलासा होता है तो पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चल जाता है कि वाकई डॉक्टर से जो उसने दोस्ती निभाई वो वाकई भी बहुत खतरनाक थी। लेकिन जब कत्ल होता है वो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ऐसा कत्ल होता है जिसकी गूंज आज चारों तरफ फैल रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो पूरा मामला। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं आपका भाई छोटा कैलाश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश का जिला है, तुम जिले में ही एक थाना लगता है, कोराटागीमरी, जो कोरागढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है कोलाला। 7 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास के आवारा कुत्तों के मुंह में इंसान का हाथ था। वो इंसान के हाथ को एक ऐसी जो सुरक्षित जगह पर लेके जाना चाहता था जहां बैठ के आराम से तसल्ली से उसे खा सके। लेकिन एक किसी ग्रामीण की उस पर नज़र पड़ जाती है और ग्रामीण ने उस कुत्ते को रोकने की जैसे ही कोशिश की तो वह बस्ती की तरफ भागने लगता है। जैसे जैसे कुत्ता बस्ती की तरफ भाग रहा था वैसे वैसे शोर भी मच रहा था। जब शोर मच रहा था तो लोग अपने घरों से निकल कर देख रहे थे कि आखिरकार ये शोर क्यों हो रहा है। कुत्ते के मुंह में इंसान का हाथ था और वह जिस गली से गुजरता था उस गली की में लोगों को हल्ला शुरू हो जाता था, शोर मच जाता था। और यह लोग परेशान थे कि आखिरकार ये किसका हाथ में जो लेके घूम रहा है। बस इतने देखते ही देखते लगभग 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। और जैसे ही ये सूचना 112 नंबर पर मुख्यालय पर पहुंचती है, मुख्यालय से जिला मुख्यालय पर खबर पहुंचती है और उसके बाद फिर संबंधित थाना यानी कि कोरटागेरे में सूचना दी जाती है। और कोरटागेरे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत उसे कोरला गांव में पहुंचा जाती है, यह जानने के लिए कि आखिर इस सूचना में कितना दम है कितना नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक ग्रामीणों ने उस कुत्ते को घेर कर उस हाथ को छीन लिया। और छीनने के बाद आखिरकार सब लोग उस हाथ को देख रहे थे कि यार किसका हाथ है। बस पुलिस भी मौके पर पहुंचती है तो उस हाथ को कब्जे में ले लेती है। हाथ को कब्जे में लेने के बाद आखिरकार पता चलता है कि उस हाथ में अंगूठी थी और साथ ही चूड़ियां थी। हाथ को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे किसी महिला का हाथ है, लेकिन कौन है वह महिला, वो कहाँ से वह हाथ आया है, तमाम तरह के सवाल हर कोई जानना चाहता था। आखिरकार बात जिले के एसपी तक पहुंच जाती है। एसपी ने डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को मिलाने के बाद कई सारी टीमें गठित कर दी जाती है और कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को तह तक जाया जाए और यह पता किया जाए कि आगे का पूरा माजरा क्या है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम है,
डॉग स्क्वाड, सर्विलांस और जो कई टीमें अलग अलग टीमें थी वह इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बाद जब डॉग स्क्वाड की मदद से उसे कुत्ते को मुंह से जो हाथ था, जब उसको संभाला जाता है तो उसने फिर कुत्ते को दौड़ना शुरू कर दिया। 5 किलोमीटर के एरिया में वो कुत्ता इधर से उधर ये जा रहे थे। जो डॉग स्क्वाड की अलग अलग टीमें थी, पता चलता है कि लिंगापुर एक जगह लगती है, साथ ही लिंबुंगन हल्ली जगह लगती है, जो कि गरुड़चल एक नदी है जो उसका किनारा है, सिद्धू बेटा वन्य क्षेत्र है, और मल्लिकाबू और चिकरवली ऐसे गांव थे, ऐसे इलाके थे। इलाकों के 18 जगह पर 18 टुकड़े मिलते हैं इंसान के, यानी कि पहला जो हाथ मिला था और जब उस इंसान के टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो उसमें सर नहीं था, बाकी सारे हिस्से थे, कहीं की पॉलीथीन की बैग में थे और जहाँ पर लाश के टुकड़े मिल जाते हैं। आखिरकार ये लाश बन तो जाती है लेकिन सर नहीं मिलता। पुलिस वाले अब इस चक्कर में थे, परेशान थे कि आखिरकार सर कहाँ है, किसका सर है, कौन है वो महिला और किसने इसकी हत्या की और क्यों हुई। यही सवाल थे, इन सवालों का जवाब आप सब जानना चाहते हैं। ये जो पूरे कर्नाटक प्रदेश में खबर जब प्रकाशित होती है, वहाँ की लोकल जो टेलीविजन होती है, न्यूज़ चैनल होती है, वहाँ प्रकाशित चलती है, तो उसके बाद फिर पूरा प्रदेश में जानना चाहता है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, मामला क्या है। तब पुलिस ने देखा तो ना उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरे थे और ना ही कोई चश्मदीद था, तो कैसे पता करे कि कैसे ना पता करे कि तभी पुलिस ने पूरे प्रदेश भर में एक वायरलेंस चलवाया। और वायरलेंस चलवाने के बाद खासकर तुम जिले के आसपास जितने भी जिले थे और साथ ही जो उस जिले के अंदर जितने भी थाने हैं, सब में ये खबर देगी कि आखिरकार कोई महिला, कोई गुमशुदगा तो नहीं है, ऐसी कोई सूचना तो नहीं आई है। तभी पता चलता है कि हाँ, एक सूचना आई तो जरूर है, और यह भी इसी तुम जिले का एक बेलाली थाना लगता है, वहाँ पर एक सूचना आई है। दरअसल एक वक्त कारपेंटर है जो बहीगिरी का काम करता है, नाम उसका वसु राज है, जो कि 4 अगस्त 2025 की शाम को थाने पहुंचता है। कहता है कि साहब, मेरी जो पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मा देवम्मा, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है, और वो अपनी बेटी के घर पर गई थी 3 अगस्त 2025 को, लेकिन वापस लौट कर नहीं आती है। हमने उसका दिन भर इंतजार किया, बेटी को फ़ोन किया और बेटी ने कहा कि वह तो जा चुकी है। रात भर उसका इंतजाम किया, अगला दिन निकलता है, सब जगह हमने ढूंढ लिया, तलाश किया, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चलता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया हूँ। पुलिस ने आखिरकार उस पति को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब उस महिला के 18 टुकड़े तो मिल जाते हैं, 19वां टुकड़ा यानी कि जो उसका सर था वो मिल नहीं रहा था, तो फिर भी पुलिस वाले ने उस वसुराज को अपने पास बुलाया। वो पास बुलाने के बाद कहा कि देखो, पोस्टमार्टम हाउस में एक लाश रखी हुई है, आप उसको देख के पहचान सकते हो। तब उस व्यक्ति ने अपनी उस पत्नी के टुकड़े देखे और देखते पहचान लिया, क्योंकि हाथ पर एक निशान था। और निशान को देखने के बाद कहा कि साहब, ये उसी की पत्नी की लाश है, बाकी सर कहाँ है। अभी पुलिस वाली है तो सब कुछ तो सफलता यानी मिल जाती है कि आखिरकार लक्ष्मी देव अम्मा की ये लाश है, लेकिन इसका कत्ल किसने किया, क्यों किया। पुलिस इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी, और जवाब जानने के लिए पुलिस ने सैकड़ों लोगों को रडार पर ले लिया। अब जो दोस्त थे, दुश्मन थे, पति से लेकर रिश्तेदार, हर किसी के पास पुलिस जाती है। जहाँ जहाँ तक पुलिस की पहुँच थी वहाँ तक लोगों से पूछती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की और पुराने कई दिनों के जो उस इलाके में जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थी, उन सीसीटीवी कैमरों को घुमाना शुरू किया, तो पता चलता है कि 3 अगस्त 2025 की दोपहर के बाद का समय था। जो हनुमंतपुरा एक जगह लगती है, यहाँ से जाने वाला एक रास्ता होता है कोरटा घेरे, जो कि तालों की तरफ जाता है। तो वहाँ पर एक कार थी जो वीजा कार बह जाती है और वहाँ जाने के बाद वापस लौटकर तुरंत ही आ जाती है। अब इसके बारे में पता किया जाता है कि यह कार किसकी थी, क्योंकि जितने भी संदिग्ध वाहन थे सबके बारे में पता कर रहे थे, लेकिन इस कार में कुछ अलग बात थी। ब्रीजा कार थी, जो भी है, उसके जो मॉडिफाई करवाया गया था वो कुछ अलग ढंग से कराया गया था, जिसको देखते दूर से आराम से पहचाना जा सके। अब इसके जो नंबर थे, जब नंबर इसको ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ ही जो प्लेट लगी हुई थी वो नकली थे, फेंक नंबर थे। आखिरकार ऐसा कोई क्यों करेगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मॉडिफाई जिस तरह से की गई थी, ऐसी कोई वीजा कार से कराता नहीं। आखिरकार पुलिस ने उस फोटो के चारों तरफ सर्कुलेट किया, और सर्कुलेट करने के बाद पुलिस के पास सूचना पहुंच जाती है कि साहब, एक व्यक्ति है जिसका नाम तुम का जो रहने वाला है, और उर्दू घेरे की एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला सतीश है। दरअसल यह कार सतीश की है। अब पुलिस उस सतीश के पास जाती है, सतीश की अब पुलिस वो वैसे भी पैसे से किसान है, उसके पास जाती है, उसको हिरासत में यानी कि पूछताछ के लिए बुलाती है, और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कार ये क्या कर रही है। जब सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाते हैं तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। वह कहता है कि साहब, मेरी कार तो है नहीं। अब कार का जो नंबर था वो उसी का ही आ रहा है। उसके घर पे कार मिल भी जाती है। फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछती है कि कार का क्या मसला है, बताओ।
उसने कहा कि साहब, मैंने 6 महीने पहले जो तुम्हें के ही मशहूर डॉक्टर है जिनका नाम रामचंद्र अप्पा है, रामचंद्र अप्पा ऐसा दरअसल ये है कार मैंने 6 महीने पहले उनको भेज दी थी। अब उनके बारे में ये पता किया जाता है कि वहाँ कहाँ तक तभी पता चलता है कि वह धर्मस्थला में दर्शन करने के लिए गए हैं। पुलिस अब इसके उनके धर्मस्थला में आने का इंतजार करे। पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि निकल जाए, इसलिए पुलिस के वहाँ सीधे पहुँच जाती है। और अब ये महिला से जो मरी है, यानी कि इस चीज़ की जो हत्या हुई थी, इसका नाम डॉक्टर से सीधे सीधे ताल्लुक हो जाता है। और ताल्लुक इसलिए था क्योंकि वो डॉक्टर रामचंद्र है, उसकी उम्र तो 47 साल, लेकिन उसकी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और उससे दूसरी शादी की थी। और दूसरी शादी जो की थी वो भी इसी लक्ष्मीदेव अम्मा की बेटी से की थी, तेजस्वी से, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। और उसको एक बेटी भी होती थी, क्योंकि अब सीधा सीधा कनेक्शन था। और यह जो बेटी यानी कि लक्ष्मी देव अम्मा थी, उसी डॉक्टर के घर पर गई थी और अपनी बेटी से मिलने के लिए। पुलिस अब इसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार धर्मस्थला से जब वापस लौट कर आ रहा था तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। और उधर पुलिस ने 36 KN के जो CDR थी वह निकलवाई। और CDR के माध्यम से पता चलता है कि यह सतीश डॉक्टर के भी संपर्क में था और इसका चचेरा भाई है उसके भी संपर्क में था। आखिरकार पुलिस ने तीनों को एक साथ बैठाया और बैठाने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू किया। तब डॉक्टर ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। दरअसल 11/2025 को डॉक्टर साहब को जब हिरासत में लिया जाता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब इसकी शादी होती है तब से इसका ऐसा लगता है जो इसकी सास है ना, उसका सास को कैरेक्टर खराब है और उसका कई मर्दों से संबंध है और वो अपनी बेटी को भी यानी कि उसकी पत्नी को भी वो खराब कर देगी। इसलिए वो अपनी पत्नी को दूर रखना चाहता था, लेकिन सास थी कि घर में उसका बेवजह दखल अंदाज होती थी और वो कई बार कोशिशें करता था, लड़ाई झगड़े भी होते थे। सास से कहता था कि तुम मेरे घर में मत आया करो, लेकिन सास थी कि वो अपनी बेटी के लिए घर आ जाया करती थी। आखिरकार 6 महीने उससे पहले पलायन करना शुरू कर दिया और एक दिन रात दांत में दर्द था सतीश अपना इलाज कराने के लिए आता है। इलाज फ्री में हो जाता है। उसी दिन एक वादा कर लिया जाता है कि सतीश भाई, क्या हमारे लिए कत्ल कर दोगे? सतीश ने कहा, कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, क्यों नहीं करेंगे। 44 लाख रुपए उनको देने की बात तय हो जाती है। सतीश ने अपने साथ अपना चचेरा भाई किरण को भी लगा लिया। अभी किरण और सतीश इनको 44 लाख रुपए ऑफर दिया था। 500 एडवांस सी जो भी एडवांस दे दी थी। अब यह तारीख तय हो जाती है, यानी कि 3 अगस्त 2025 को। जैसे ही लक्ष्मीदेव अपनी बेटी से मिलने तेजस्वी से घर आती है। घर मिलने के बाद 1 आधे घंटे रुकती है। जब जाने लगती है तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम्हारे घर तक वेलोरो में छोड़ दूँ। वेला भी छोड़ने वाली बात भी आती है और वो तो एकदम तैयार हो जाती है कि अरे ठीक है, गाड़ी में बैठ के जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी में जैसे ही वो खुद तो ड्राइविंग कर रहा है, डॉक्टर और साथ में कंडक्टर वाले सीट पर अपनी सास को बैठा लेता है, लेकिन वो सास नहीं जानती थी कि पीछे सतीश बैठा हुआ और किरण बैठा हुआ है। जैसे ही वह बैठती है तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उसी को पल्लू से, उसी के घूंघट से उसे गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद इसकी हत्या कर देते हैं। अब 3 अगस्त को ही दोपहर के बाद अपनी कार को लेकर ये जो हनुमंतपुरा लगता है, कोरता गरी को जो जगह लगती है, तो उस जगह पर वो जा रहे थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर हमने इसे लाश को नदी में फेंका तो ये फूल के बाहर आ जाएगी और अगर हमने ऐसे फेंका तो पुलिस पकड़ लेगी। क्यों ना डॉक्टर साहब एक काम करें, अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों ने, किरण और सतीश ने, जब डॉक्टर साहब को मशवरा दिया तो वह कहते हैं कि ठीक है, चलो वापस लेकर चलते हैं। लाश को वापस लेकर आते हैं, डिग्गी में रखी हुई आती, सीधा फार्म हाउस की तरफ से लेकर चले जाते हैं और लाश रखी रहती है। अगले दिन यानी कि है 3 तारीख को हत्या करते हैं। 4 तारीख को सीधा बाजार में जाते हैं और कुछ ऐसे उपकरण खरीदते हैं जिसके क्या उसके शरीर के अलग अलग हिस्से किया जा सके। डॉक्टर साहब क्योंकि पैसे से डॉक्टर थे, उनका काम करने का तजुर्बा अच्छा था। जहाँ जहाँ भी जोड़ के हिस्से थे, चाहे वह हाथ के हो या चाहे वह कहीं के भी हो, गार्डन को अलग अलग शरीर के ऐसे हिस्से करते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। जब पुलिस को लाश के टुकड़े मिलते हैं तो डॉक्टर पुलिस वाले भी समझ आते हैं कि जिससे भी हत्या की हुई बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है जिसने हत्या की। आखिरकार ये डॉक्टर साहब भी पकड़े जाते हैं, वह भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। साथ ही जो उनके साथी होते हैं वह भी पकड़े जाते हैं। जो बेटी होती है उसे भी पूरी माधुरी जी बिल्कुल अनजान, उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसकी माँ का कत्ल हो चुका है और वह भी इतनी भयानक रूप में हो चुका कि आखिरकार वह कर भी पुलिस भी मिल भी जाता है। तो 1-2 दिन के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। इस घटनाक्रम को पूरा दोस्तों सुनाने का जो भी खुलासा करती है 11/2025 को, तो पूरे प्रदेश में इस घटनाक्रम को एक महिला के वह भी दामाद अपनी सास के लिए 19 टुकड़े करके वो जंगल में इधर से उधर यानी 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फेंक देता है। गीता की लाशें मिलेगी कि नहीं, लेकिन एक कुत्ता एक हाथ को लेकर ऐसे घूम रहा था जैसे कोई खाने की वस्तु हो और वह एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था कि जहां आराम से इस्तेमाल से मौका मिलेगा। वह
साथ को खा जाएगा या ले जाएगा, लेकिन ग्रामीणों की नज़र पड़ जाती है और इसके बाद फिर बाकी हिस्सों की तलाश कर ली जाती है। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और आपको बताना है कि डॉक्टर रामचंद्र ने लगभग 6 महीने तक बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारी टीवी सीरियल देख, बहुत सारा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इसने ये इतना बुरा और घिनौना काम किया। ये दोस्तों कमेंट सेशन में ज़रूर बताना आपको कि इस पर क्या आपकी जो है टीका और टिप्पणी की है, और हमारी जिस प्रकार से जो आपको कैसी कहानी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।